सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे लर्न स्पॉट पे, जिसमें कि अब हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट यूनिट। ओके, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, कंटीजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हम जानेंगे। बस ये दो ही छोटे छोटे टॉपिक है जिसके बारे में हमें समझना है, और ये चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। इससे ही हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, जब मैं एग्जांपल दूंगी आप समझ जाएंगे क्या होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तब आता है उस सामने कि आपने कुछ करने का, जब कुछ हो जाता है या ना होता है। मतलब देखिए, लिखा है ना, डज और डज नॉट हैपन, मीन्स कुछ अगर हो जाता है, हैपन, समथिंग हैपन्स, या फिर कुछ नहीं होता है, नॉट हैपन्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सामने आता है। एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, एग्जांपल में देखिए क्या क्या आते हैं इसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी इसमें आ जाते हैं। एग्जांपल मैं लेती हूँ। देखिए, ए है और कोई इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए का जो हाउस है वो हाउस जो है 6 लाख का है, मान लेते हैं 6 लाख। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी से कि आप मुझे 6 लाख रुपीज़ दोगे अगर मेरा हाउस जो है वो जल जाता है इन केस ऑफ फायर। तो ये देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सेकेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ पर देखिए इवेंट कब क्या है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं देखने वाली। सबसे पहले तो देखिए, ए और इंश्योरेंस कंपनी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो रहा है, ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें देखिए कोलेटरल क्या है, इवेंट क्या है कोलेटरल, कि इसका हाउस में जो है वो फायर लग गई, अगर हाउस जो है वो जल गया, अगर ये इवेंट होता है तो देखिए इवेंट हैपन्स, तो यहाँ पर देखिए हाउस जलना, ये क्या हो जाएगा, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर तभी इसका इंश्योरेंस कंपनी को क्या होगा, इन्हें ए को पैसे देने होंगे इन केस ऑफ फायर ओनली। मतलब देखिए, आग लगना यहाँ पर एक इवेंट है, आग लग जाना हाउस में। अगर आग नहीं लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है कि वो उसको पैसे दे ए को। तो यहाँ पर ये चीज़ें आई। दूसरा एग्जांपल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिटी भी वही सेम चीज़ आता है। आप किसी को किसी के लॉस के लिए क्या कर रहे हो, इंडेमनीफाई कर रहे हो। इंडेमनीफाई मीन्स आप किसी को भुगतान कर रहे हो उसके लॉस का। ओके, थर्ड इसमें इन्होंने दिया गारंटी। जैसे क्या होता है, बैंक की गारंटी ज़्यादातर होती है, जैसे थर्ड पर्सन दे देता है लोन के केसेस में। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे हुआ, ए है मान लेते हैं, उसने कोई लोन लिया है बैंक से। ओके, बैंक से उसने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उसने फिर तो क्या हुआ, बैंक ऐसे 10 लाख का लोन जब देती है, कोई भी लोन देती है, तो वो गारंटी मांगती है। गारंटी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है अगर कोई भी लोन लेता है बैंक से। तो ए ने क्या करा, बी की गारंटी दे दी। तो बी का क्या हो जाएगा, बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा गारंटी का। उसमें क्या होगा कि बी ये कहेगा कि अगर ए जो है वो पैसे नहीं दे पाता है, इन केस ए फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ टू बैंक, देन बी विल बी लाइबल टू पे द होल सम टू बैंक। मतलब बी जो है वो लाइबल हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो जो 10 लाख रुपए हैं वो बैंक को वो देगा। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब होगा, इवेंट क्या हुआ यहाँ पर, इवेंट ऑफ नॉन हैपनिंग, मतलब ए नहीं दे पाया पैसा, ये नहीं हैपनिंग वाला हो गया केस। ओके, कि ए पैसा जो है वो बैंक को नहीं दे पाया, तब बी की लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ये कोलेटरल इवेंट हो गया यहाँ पर कि वो पैसा नहीं दे पाया। तो ये हुआ जो कोलेटरल इवेंट है वो हुआ। आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एन इवेंट विच इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as a part of contract nor the whole of the consideration for a promise, मीन्स जो डायरेक्टली आप प्रॉमिस नहीं करते हो। देखिए, कोलेटरल इवेंट डायरेक्टली कहाँ प्रॉमिस किया था, उन्होंने भी कहाँ कहा था कि आपके हाउस में जो है वो आग लग जाएगी, इसका वादा हम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई कहेगा, कोई पागल इंसान होगा वही कहेगा कि आपके घर में मैं आग लगा देता हूँ और आप मुझसे पैसे क्लेम कर लेना। होता है, बहुत कम, रेयर होता है कि लोग खुद की फैक्ट्री, बट फिल्म्स में ही होता है खाली कि आप अपनी फैक्ट्री को आग लगा दें और फिर आपको इंश्योरेंस से कंपनी से पैसे लग जाएंगे। पर इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारा प्रोसीजर होता है उसमें।
ओके, वहाँ पर भी फॉरेंसिक टीम भेजी जाती है, फिर उनका ऑडिट होता है, सब देखा जाता है। तो ऐसा इतना आसान नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी में आप अपने आप से आग लगा दो फैक्ट्री में, फिर कहो मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ज़्यादा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा, हाँ, तो ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी क्या है, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि देखिए आग जो लगाना है हाउस में, वो प्रॉमिस नहीं किया था इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम ही आग लगाएंगे, या ये नहीं कहा था कि मैं आग लगा दूंगा और आप मुझे 6 लाख रुपए देना। ऐसा प्रॉमिस वाला नहीं होता। जो कोलैटरल इवेंट होता है वो किसी के प्रॉमिस करने से या वादा करने से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। उस पर किसी का वो एक्चुअली, जैसे कि आप देखते होंगे जो अर्थक्वेक है वो भी खुद से नहीं आता है, ठीक है। जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो नहीं आती इंश्योरेंस के केस में, तो ये सब चीज़ें का वादा नहीं किया जा सकता है। हाँ, फिर हम देखिए एग्जांपल, सेम मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि 10 लाख ए ने लोन लिया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मेरा घर जल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से तो इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसे। तो यहाँ पर देखिए हेयर द बर्निंग ऑफ बी हाउस इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस प्रॉमिस, मतलब कि ए का घर जलाना, किसी ने घर जलाने के लिए नहीं कहा था कि मैं घर जला दूंगा तो आप मुझे पैसे देना, ये नहीं था। ये सिर्फ एक कंडीशन थी कि इन केस ऑफ फायर अगर हो जाती, लग जाती गलती से आग, कि कोई जलाने का परफॉर्मेंस किसी ने नहीं किया था, मतलब खुद से नहीं लगाई थी आग किसी ने। ओके, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर इट इज़ अ कंसिडरेशन ऑब्टेन फ्रॉम, यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोलेटरल इवेंट होता है वो परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल नहीं होता है, कोलेटरल इवेंट अपने आप हो जाता है। इसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब देखते हैं क्या है इसेंशियल्स। आपको इजी लग रहा होगा ये। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। देखिए सेम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म होता है जब कुछ हो जाता है, जैसे वहाँ इन केस ऑफ फायर हो गया था, आग लग गई थी, अर्थक्वेक आ जाना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने थे। और ना होना मतलब देखिए वहाँ पर ए, दूसरा एग्जाम्पल मेरा याद करिए, गारंटी वाले में उसने पैसे नहीं दिए थे ए ने, तो बी को पैसे देने पड़ जाएंगे। द इवेंट रिफर्ड इज़ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये क्या होता है कि इवेंट जो होता है जो उसको कहते हैं, मतलब इवेंट मतलब किसी चीज़ का होना या ना होना, उसे कहते हैं हम कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द कंटीजेंट शुड बी नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, मतलब यहाँ पर देखिए कि जो कंटीजेंट इवेंट होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता है। मीन्स देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि कोई अपनी इच्छा से कंटीजेंट इवेंट को नहीं परफॉर्म करता है। अपने ही घर में कोई आग नहीं लगा देगा, जैसे हाउस वाली बात आई, तो अपने ही घर पे कोई इंसान आग नहीं लगाएगा कि मैं यहाँ पर फायर लगा दे वो, और फिर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लूँ। तो मतलब इसका देखिए प्रॉमिसर जो या फिर इंश्योरेंस कंपनी मान लेते हैं, वो भी क्या करेगा, उसकी भी इच्छा नहीं होगी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी वाले तो चाहेंगे ही कि आग ना लगे आपके घर में, वरना उनको पैसे 6 लाख रुपए वाला एग्जांपल लीजिए, 6 लाख देने पड़ जाएंगे। तो वो तो यही चाहेंगे ना कि आपका घर सेफ़ रहे हमेशा। ओके, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन होना चाहिए, मतलब आपको कुछ उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, कभी भी कुछ भी होने वाला ही, जैसे सेम कह सकते हो आप अनसर्टन। अर्थक्वेक कब आ जाए पता नहीं, आग कब लग जाए पता नहीं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं ये सब। अब रूल्स देखिए, रूल्स क्या है, रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को लागू कराना, इम्प्लीमेंट करना। मीन्स कुछ रूल्स होते हैं जो कब आप लायबल होते हैं, कब इन्फोर्स हो सकते हैं, कब अप्लाई होते हैं। ओके, देखिए इन्फोर्समेंट कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, मतलब कि ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये कब इन्फोर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए ए जो है कॉन्ट्रैक्ट जो किया था इसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए, वो कब ए को पैसे कब मिल पाएंगे, उसका राइट कब अराइज होगा, जब उसके घर में फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी, और आग उसकी मर्ज़ी से नहीं लगी होगी या इसकी मर्ज़ी से नहीं लगी होगी, वो खुद से लगी होगी, ये कंडीशन है। तभी ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्स होगा और इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख रुपए देने के लिए इसको लायबल हो जाएगी। इसका प्रोसेस होता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अगर जैसे आग लग गई मान लीजिए, तो पहले तो इंश्योरेंस कंपनी ये वेरीफाई करती है, अपनी टीम भेजती है, एक और फॉरेंसिक टीम भेजती है कि देखो वहाँ आग लगी है तो किसी ने जानबूझ के तो नहीं लगाई है, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनी सीधी सी बात है अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगी, है ना। तो यहीं पे बात आ गई कि तभी होगा, इन्फोर्स होगा ये कॉन्ट्रैक्ट जब जो इवेंट है वो हैपन होना चाहिए। मतलब इवेंट क्या हुआ, आग लगने वाला, तो वो हो गया तो इन्फोर्स हो जाएगा। दूसरा, हाँ, नॉट हैपनिंग, अब कोई ऐसा केस है जिसमें इवेंट नहीं होना चाहिए, जैसे वो वाला एग्जांपल याद करिए, ए ने जो बैंक लिया से लोन लिया था,
10 लाख रुपए का, तो सी लायबल कब हो जाए, बी ने गारंटी दी थी ना बैंक को, तो बी देखिए लायबल कब होगा, जब ए पैसे नहीं हो दे पाएगा। तो यहाँ देखिए नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट आ गया, तो यहाँ पर बैंक क्या करेगी, इन्फोर्स कब करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, जब ये ए पैसे नहीं दे पाएगा। तो यहाँ नॉट हैपनिंग का केस आ गया। थर्ड देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। ये एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, इसे समझेंगे आप। देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल मतलब होता है सीज हो जाए ना, इन्फोर्सेबल नहीं होगा मीन्स उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, मीन्स आप उसमें अपने जो हक है वो नहीं जता सकते हो। वो कब हो जाएगा, जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, मतलब लिविंग पर्सन के साथ आप करते हो कॉन्ट्रैक्ट, और वो लिविंग पर्सन जो है वो कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है टू डू या टू इन्फोर्स। कैसे, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा अब ये बातें। तो देखिए ए है, एज तो नहीं मैं लेती हूँ, कोई मैं नाम लेती हूँ, रिलेशंस लेती हूँ। एक फादर है, उन्होंने अपने सन से कहा, ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि उनके जो दोस्त हैं, इनका एक फ्रेंड होगा कोई फादर के, और उनकी कोई डॉटर होगी, D1 मान लेते हैं। तो इन्होंने अपने लड़के से कहा कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूँगा अगर तुम मेरे फ्रेंड के बेटी से शादी कर लो, फ्रेंड की बेटी से शादी कर लो, मीन्स इससे शादी करने के लिए बोला इन्होंने, मैं 50 लाख रुपए दे दूँगा तुम्हें। तो यहाँ पर देखिए शादी करेगा, शादी करना इसके साथ, D1 के साथ। फादर ने क्या करा, कॉन्ट्रीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, जब ये शादी करेगा D1 से, ठीक है, तो 50 लाख मिल जाएंगे। अब ये लोग गए, अब पता चला जो ये डॉटर थी इनकी, उसने पहले ही किसी और इंसान से, मान लेते राम से शादी कर ली थी। अब बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? ये जो लिविंग पर्सन है, मीन्स यहाँ पर ये देखिए बात आ गई, इसने जो शादी कर ली राम से, इसकी वजह से ये जो सन है अब इससे शादी नहीं कर सकता है इनका सन। तो ये जो इन्फोर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये 50 लाख रुपए अब इनके फादर को इसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, ये इन्फोर्स कब हो सकता है, इनकेस इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है। दूसरा देखिए, कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द स्पेसिफाइड फिक्स्ड टाइम। मतलब ये देखिए इन्होंने कहा कि अगर कोई काम फिक्स पीरियड आपने टाइम फिक्स कर दिया और उसके अंदर में हो जाता है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हो। और नहीं होता है उस टाइम पीरियड के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वो नॉट इन्फोर्सेबल रहेगा। एग्जांपल मैं लेती हूँ, ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख मान लेते हैं, अगर जो कुछ शिप्स हैं उसके गए हुए थे, वो शिप्स जो हैं जो गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे 1 साल के अंदर, ठीक है, तब मैं 50 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। अब शिप्स क्या हुए, मान लीजिए नहीं आए 1 साल के अंदर, तो क्या होगा, ए को 50 लाख रुपए, बी को नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वापस आ गया 1 साल के अंदर, तो वो 50 लाख रुपए देने के लिए लायबल हो जाएगा। इसमें एक और आता है केस, 2 होते हैं, नॉन हैपनिंग विथ नॉन हैपनिंग का भी आता है। मतलब अगर वो ये कह दे, इसमें हो जाएगा कंटीजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। उसमें क्या होगा, वो ये कहेगा ए को बी से कहेगा कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा अगर जो शिप्स गए हुए हैं वो 1 साल के अंदर वापस नहीं आते हैं। नहीं वाली बात आ गई ना, नॉट हैपनिंग, नहीं आता है 1 साल के अंदर, तो इसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ओके, और आ जाता है तो नहीं देने पड़ेंगे। कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये देखिए जो इम्पॉसिबल इवेंट की बात आती है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। जैसे ए जो है वो कहे बी से कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर कल के दिन जो सूरज है, वो सन जो है वो वेस्ट से निकले। अब बताइए ये क्या हो सकता है, ये तो नेचुरली इम्पॉसिबल है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा और इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 36 में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके डायरेक्टली नहीं होते हैं लेकिन मॉरल ड्यूटीज़ और पब्लिक उसकी वजह से आपको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। लाइक ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है बी के साथ,
ये तो हो गया हमारा जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो। लेकिन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ए रास्ते से जा रहा था, ठीक है, रास्ते से जा रहा था, लॉकडाउन खुल गया है तो वो रास्ते से जा रहा था। अब उसको बीच में कुछ सामान मिला, गुड्स मिल गए, तो देखिए उसकी ड्यूटी क्या है कि वो जो गुड्स है वो जाके पुलिस स्टेशन में जमा करा दे। और अगर उस गुड्स पे कुछ एड्रेस लिखा है कि डिलीवर टू दिस 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 एड्रेस, तो उसकी ये भी ड्यूटी हो सकती है कि वो जाके गुड्स को वहाँ डिलीवर कर दे। और नहीं इन केस लिखा है कुछ नाम पता, तो वो जाके पुलिस को देते। जैसे मोबाइल वगैरह मिलता है हम लोग रख लेते हैं जेब में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जिसका पुलिस स्टेशन में जाके वो सामान दे देना चाहिए। तो ये आते कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, जो कि आपको मॉरल ड्यूटीज़ की वजह से और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इन्फोर्स हो जाते हैं। केसेस देखिए क्या है, कुछ केसेस इन्होंने डिस्क्राइब करे हैं जो कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, जहाँ की आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। देखिए, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68। यस, देखिए क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई इंसान है, देखिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया एक जनरल मीनिंग क्या होता है। अब उसमें कुछ केसेस हैं जो डाल दिए गए हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मानने चाहिए आपको बाई लॉ इम्पोज किए गए हैं। मीन्स वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर देखिए इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 10 कि अगर कोई ल्यूनेटिक पर्सन है, मीन्स जिसकी जो पागल होता है, जिसका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, या फिर माइनर है, उसके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा क्लेम फॉर नेसेसरीज़, अगर आप कोई एक ट्रेडर है, ए मान लेते हैं, वो नेसेसरीज़ की चीज़ें, मतलब कि जो ल्यूनेटिक और या फिर माइनर के लिए नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो सप्लाई करता है, तो ए जो है वो इंटाइटल होगा कि उसको उसका जो भी पैसा है, जो भी उसने गुड सप्लाई करे हैं, उसका पैसा उसे मिल जाए। ये सेक्शन 68 में लिखा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर बाउंडेशन आ जाएगी ए के ऊपर कि ये प्रूव करे कि वो जो गुड्स थे वो क्या थे, नेसेसरी वाले गुड्स थे, नेसेसरीज। ओके, ये ए के ऊपर बाउंडेशन आ जाएगी। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन पे करता है किसी और के बिहाफ में, तो उसको क्या राइट होता है कि सामने वाला पर्सन जिसके बिहाफ में उसने पे किया है वो उसको पैसा रिम्बर्स करे। कैसे? ए जो था वो एक लैंड का ओनर था, ठीक है, लैंड का ओनर था वो, और गवर्नमेंट से उसे कुछ पैसे देने थे, कुछ ड्यूज़ बाकी थे गवर्नमेंट लैंड के रिगार्डिंग, कुछ ड्यूज़ बाकी थे। तो ए ने क्या किया, बी को सेल किया प्रॉपर्टी। अब जब बी ने प्रॉपर्टी सेल करा तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, कभी कभी लैंड को जब ऐसी बात आती है, ड्यूज़ खूब सारा पेंडिंग होता है, तो वो बेचने नहीं देती, राइट ट्रांसफ़र नहीं करने देती है। अब ए ने क्या करा, बी को ऐसे बिना बताए बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। मान लेते हैं 1 करोड़ की लैंड थी और यहाँ पे ड्यू थे, मान लेते हैं 50 लाख रुपए ड्यू था, 50 लाख रुपए ए को देने थे गवर्नमेंट को। अब बाद में ये पता चला बी को कि 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी दे दिए, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही। तो बी ने ए के बिहाफ में क्या किया, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। तो अब ये ए की ड्यूटी बनती है कि ये जो 50 लाख रुपए इसको देने थे, ए को देने थे गवर्नमेंट को, वो सामने बी को वापस करें, क्योंकि इंटरेस्टेड पर्सन देखिए ये था, पैसे इसको देने थे, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, इसमें देखिए ये हुआ कि अगर आपके पास कोई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है, मतलब आपको नहीं आनी थी चीज़ लेकिन आपके पास आई, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को वापस करना होगा। कैसे? ये ए है, ये ट्रेडर है मान लेता है। अब ये ऐसे जा रहा था गुड्स लेके अपने, अब ये अपने दोस्त के यहाँ रुक गया, बी मान लीजिए इसका फ्रेंड है, इसके यहाँ चला गया। अब ये लिए हुए था 1 लाख रुपए के गुड्स लिए हुए था, मान लेते इसके पास मोबाइल की शॉप थी, तो 1 लाख के मोबाइल्स इसके पास थे, 10-10 हज़ार के मोबाइल थे 10, ठीक है, इसके यहाँ रुका। तो ये क्या हुआ, ए जो था वो गलती से इनके यहाँ ये पूरे मोबाइल का डिब्बा भूल गया, 10 मोबाइल थे जिसमें 1 लाख का सामान था। अब बी ने क्या सोचा, ए चला गया, खाना वाना खाया बी के यहाँ और चला गया।
अब बी ने सोचा एक काम करते हैं, ये जो 10 लाख के 1 लाख के मोबाइल है 10, मेरे यहाँ 50 नीचे लोग रहते हैं, मैं सबको क्या करता हूँ ऐसे बांट देता हूँ 5-5 हज़ार रुपये में। तो उसने क्या किया, वो 5-5 हज़ार रुपये में सबको दे दिया। अब बताइए बी को ऐसा करना चाहिए था। बी की ड्यूटी क्या थी कि वो जाके 10 के 10 मोबाइल ए को हैंड ओवर कर दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो अब ए ने जब बी ने क्या किया, 5-5 हज़ार रुपये में सारे जो 10 के मोबाइल थे वो बेच दिए थे, तो बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लायबल हो जाएगा अंडर द लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कि वो एक ए को 10 लाख रुपये थे, 1 लाख रुपये वापस करें। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये हम बात कर चुके हैं कि आप रास्ते से जा रहे थे और आपको बीच में कुछ सामान मिल गया, तो जिसका भी सामान था ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस तक पहुंचाएं। अगर उसमें एड्रेस वेड्रेस नहीं लिखा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे पुलिस स्टेशन में जाके दें, या फिर अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है गुड्स को, तो उस केस में आप उतना पैसा आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। मानते हैं जैसे कोई सब्जी वगैरह में तो इतनी छोटी सी चीज़ होती है, वैसे कोई बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, जैसे अब कोई रास्ते में सब्जी भूल गया, वैसे तो कोई यूज़ ही नहीं करता आजकल, आपको रास्ते में सब्जी पड़ी मिल जाए, आप उठाते हो नहीं उठाते हो ना, तो वो सब तो बात बहुत आ गई। जैसे कुछ बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर, बड़ा सामान जैसे। ओके, नेक्स्ट है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, लेकिन अगर आपने गलती से किसी को, सामने वाले को पे कर दिया, ए को मानते हैं 50,000 रुपये देने थे बी को, अब तो गूगल पे फ़ोन पे चलने लगा है तो मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी। 50,000 रुपये क्या किया इसने, बी को देने थे। अब ए ने कहा चलो मैं तुम्हें गूगल पे कर देता हूँ, तो ए ने गलती से सी का नंबर उसमें लिख दिया। ऐसे टिक कर, आजकल तो सब टच से हो जाता है, एक टच करो आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इतने सारे ऐप्स हैं। अब क्या किया उसने, दोनों के नंबर थोड़े से ही थे और नाम भी मान लीजिए ऐसे था, तो उसने क्या किया, बी और सी सामने ऐसे ऐसे थे, उसने सी में कर दिया धोखे से। अब 50,000 रुपये सी को चले गए, तो यहाँ पर 50,000 रुपये गलती से सी को चले गए, तो यहाँ पर देखिए सी की क्या ड्यूटी है कि वो पैसे उसको वापस कर दें। ओके, या फिर धमकी से अगर सी ने लिया तो भी वापस करा जाता है, वो तो हमने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था। अब देखिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक तो सिंपल सा डिफरेंस हो गया कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, नो एग्रीमेंट, और इसमें पहले से एग्रीमेंट होता है। ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ये कैसे आते हैं, बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। उसके बाद अब ये है हमारे पास एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इससे भी ख़त्म करते हैं क्या है ये। तो इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं थोड़े से, क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वैलिड होते हैं। मैं नीचे लिखती हूँ, एक काम करती हूँ, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ हम लिखेंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये देखिए वैलिड होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, वॉइड होते हैं स्टार्टिंग से। वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है ना आपको, जब जैसे कोई शर्त वर्त लगाने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ये होते हैं इवेंट और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोलेटरल इवेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। यहाँ तो कोलेटरल इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड होता है यहाँ पर देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल गेंस आता है। मतलब कि देखिए वो इंसान, इंश्योरेंस कंपनी वाला केस याद करेंगे तो ए जो है वो प्रीमियम दे रहा होगा उसे हर साल या हर महीने जो भी हो, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी को भी देखिए प्रीमियम मिल रहा है और इन केस फायर हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उससे इंडेमनीफाई कर देगी। लेकिन यहाँ वाले केस में ऐसा नहीं होता है, कोई प्रीमियम नहीं जाता है, सिर्फ एक बोला जाता है कि ये काम हो, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, और उसी के बेसिस में क्या हो जाता है, विनिंग और लूज़र को डिसाइड कर लिया जाता है। लाइक बारिश होगी, रेन होगी तो सामने वाले को पैसा देना है, नहीं होगी तो नहीं देना है। तो इस तरह के जो हम लोगों ने देखे थे एग्जांपल वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सिर्फ उसमें किसी का कह सकते हैं कि वो नहीं होता है, एक मैटर जिसे कहते हैं, उन लोग को मतलब नहीं होता। देखिए बारिश हो या ना हो उससे ना तो ए को फ़र्क पड़ना है ना बी को फ़र्क पड़ना है, उनको कोई मतलब नहीं है। जो वो लोग बात कर रहे हैं या जिस चीज़ पे शर्त लगा रहे हैं उनको मतलब नहीं है, उन लोग को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, जो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है, यहाँ पर देखिए हाउस है ए का और इंश्योरेंस कंपनी का भी तो ये बिज़नेस ही होता है, प्रीमियम कलेक्ट करे और सब
इंडemnify करे इन केस ऑफ नॉन हैपनिंग और हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। इससे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। आप इन सबको रिवाइज करो एंड इन केस यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। प्लीज़ डोंट मिस द लेक्चर्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कह सकती हूँ। कंपनीज एक्ट आपको मज़ा आएगी पढ़ने में। सो टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।